तो जैसा कि पिछले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ आई रूल और जो वोल्टेज रेंजेज है वो हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट रूल है आई रूल 1956। तो जो जो इम्पोर्टेंट रूल है सिर्फ हम लोग को वही जानना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 35। रूल नंबर 35, ये रूल नंबर 35 क्या करता है, डेंजर नोटिस को बताता है। ठीक है, कि जो भी हमारा नोटिस होना चाहिए वो जो भी वोल्टेजेज के लिए या जो भी हम लोग पोल पे देखते हैं एक इस तरह का साइन देखते हैं डेंजर नोटिस का साइन। ठीक है, वो उस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे लोगों को इजीली दिख सके। ठीक है, तो एवरी ओनर को, जो भी हमारा ओनर है, एवरी ओनर को, प्रत्येक ओनर को ये सुनिश्चित करना होता है, चाहे वो मीडियम लाइन का हो, चाहे वो हाई वोल्टेज लाइन का हो, चाहे वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन का ओनर हो, चाहे जनरेशन ट्रांसमिशन, चाहे किसी भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का ओनर हो, उसको ये सुनिश्चित करना होता है कि उसको हर एक जगह पे डेंजर नोटिस लगाना पड़ता है। ठीक है, जहां से लोगों को आसानी से देख सकें। ठीक है, सुइटेबल पोजीशन पे लगाना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्पिक्यूशियस प्लेस। ठीक है, तो उस प्लेस पे हमको ये डेंजर नोटिस का साइन लगाते हैं ताकि उस जगह पे कोई भी ह्यूमन उसको जाके टच ना करे और वो सुरक्षित रहे। चाहे वो टावर स्ट्रक्चर पे हो सकता है, टावर स्ट्रक्चर पे तुम लोग देखिए ही होगे, ये डेंजर नोटिस का जो साइन होता है, फिर डेंजर नोटिस लिखा हुआ होता है। ठीक है, और फिर अब जो भी पैनल होते हैं हमारा इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड, उसमें भी हमारा ये नोटिस बोर्ड तुम लोग को देखने को मिलेगा, डेंजर नोटिस का साइन। फिर आता है हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो रूल नंबर 44। ठीक है, रूल नंबर 44, तो ये भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। और ये जो 44 जो रूल बताता है कि कोई भी पर्सन, अगर वो इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है किसी पर्सन को, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक अगर किसी पर्सन को हो गया है, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद उस पर्सन को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और उसको क्या क्या सामान देना चाहिए, और उसके लिए जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स, और इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद क्या क्या उसको सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, यानी इंस्ट्रक्शन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये जो हमारा रूल नंबर 44 डिस्क्राइब करता है, और उसके लिए हम लोग को जो भी जरूरत की सामान है वो रखनी चाहिए। जैसे कि कहाँ कहाँ पे होना चाहिए ये सामान, जनरेशन स्टेशन पे होता है हमारा। ठीक है, तो वहाँ भी जो कर्मी काम कर रहे होते हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक अगर लग जाए तो उनको कैसे बचाना चाहिए, तो वही उसी जगह पे ये सारे सामान रखे होते हैं, एड बॉक्स या जो भी उससे रिलेटेड मेडिसिन है, या तो फिर सब स्टेशन, तो जितने सब स्टेशन है वो सारे सब स्टेशन पे रखे होंगे। फिर हमारा देखो इलेक्ट्रिक वर्कशॉप में भी ये सामान होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक लेबोरेटरी में भी ये मेडिसिन्स होना चाहिए, ताकि जो सफर कर रहा है हमारा इलेक्ट्रिक शॉक से उसको हम लोग बचा सकें। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 44 डिस्क्राइब करता है। फिर है हमारा रूल नंबर 49। रूल नंबर 49, तो रूल नंबर 49 क्या बताता है कि जो लीकेज करंट होता है, ठीक है, लीकेज करंट ऑन कंज्यूमर्स premises the device used for
प्रोटेक्टिंग लीकेज करंट, डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग लीकेज करंट। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर कोई मान लो डिवाइस है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है और कोई पर्सन यहाँ पे है, अब ये पर्सन इस डिवाइस को यूज कर रहा है, अगर इस पे लीकेज करंट आ जाता है, ठीक है, इसका बॉडी, इस पर्सन का बॉडी अगर इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस से टच है और इस पे अगर लीकेज करंट आ रहा है, तो इससे कितना लीकेज करंट परमिसिबल है इस पर्सन के लिए, ताकि इसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे। ठीक है, अगर लीकेज करंट इस इलेक्ट्रिक मशीन पे ज्यादा है तो क्या होगा, इसको शॉक लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा इस पर्सन को। तो इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, दो सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं, RCCB, ठीक है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, करंट सर्किट ब्रेकर, और एक होता है हमारा ELCB, लीकेज करंट सर्किट ब्रेकर, लीकेज करंट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये क्या काम करता है हमारा, RCCB और ELCB। तो ये सर्किट ब्रेकर, अगर जो ह्यूमन बॉडी कितना लीकेज करंट तक हम रह सकते हैं, तो 30 मिली एम्पियर सेकेंड। तो अगर 30 मिली एम्पियर सेकेंड की रेट से लीकेज करंट इसके बॉडी पे आ रहा है तो इसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। अगर 30 मिली एम्पियर से लीकेज करंट ज्यादा है तो क्या होगा, इस पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो अगर 30 मिली एम्पियर सेकेंड से ज्यादा होगा तो ये जो हमारा RCCB है और ELCB है, ये सर्किट ब्रेकर है, जो भी इसमें सप्लाई आएगा, पावर सप्लाई इसमें जो भी आएगा इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे, उस पावर सप्लाई को कट कर देगा ये सर्किट ब्रेकर। कब, जब लीकेज करंट इस डिवाइस का 30 मिली एम्पियर सेकेंड से ज्यादा हो। तो इस केस में क्या होगा, ये पर्सन हमारा इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएगा, क्योंकि 30 मिली एम्पियर सेकेंड से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट हमारे बॉडी में आएगा, तभी हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और उसको हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसीलिए हर एक ये जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन है उसमें RCCB और ELCB का यूज करते हैं घरों पे, ताकि ज्यादा लीकेज करंट हो तो वो पावर सप्लाई को कट कर दे। ठीक है, तो ये हमारा था रूल नंबर 49 और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था। अब जो हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं, और एक लास्ट जो आज का क्लास में हम लोग देख लेते हैं ये। ठीक है, तो लास्ट जो हम लोग देख रहे हैं एक, वो रूल नंबर 54। क्या है रूल नंबर 54? रूल नंबर 54। तो ये रूल नंबर 54 भी एक इंपॉर्टेंट रूल है जो सप्लाई ऑफ वोल्टेज को डिक्लेयर करता है फॉर द कंज्यूमर। ठीक है, डिक्लेयर सप्लाई वोल्टेज टू द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के लिए सप्लाई वोल्टेज को यह डिक्लेयर करता है कि जो भी सप्लाई वोल्टेज हमारा होगा वो कितना वोल्टेज तक टॉलरेबल होना चाहिए। तो इसके लिए भी हमारा है फॉर लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज के लिए जो हमारा एंड मीडियम वोल्टेज, तो लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज का हम लोग को रेंज पता है। लो वोल्टेज का 250 वोल्ट और मीडियम वोल्ट का होता है हमारा 250 से 650 वोल्ट।
ये जो हमारा होगा इसमें टॉलरेबल जो वोल्टेज होगा वो ±6% होगा। इसका मतलब कि कंज्यूमर को जो हमारा वोल्टेज जो सप्लाई मिलेगा, सपोज हम लोग कोई एक रेंज ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हमारा 500 वोल्ट हमारा इस दोनों के रेंज में आ जाएगा, लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज के रेंज में। तो 500 वोल्ट अगर हमारा सप्लाई कोई कंपनी या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अगर दे रही है हमको, तो जो टॉलरेबल होगा वो ±6% होगा। इसका मतलब -6%, तो 500 का जो हमारा 6% कितना हो जाता है, हमारा 500 का 6% निकालो यहाँ पे, तो हो जा रहा है 30। ठीक है, तो ये 30 वोल्ट माइनस मीन्स 500 में अगर हम 30 वोल्ट अगर माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा जी, 30 वोल्ट माइनस करो 500 में तो +6% का मतलब क्या हो गया, हमारा जो 500 वोल्टेज है उसमें +6 हम लोग ऐड कर देंगे। तो 6% कितना हो रहा था, 30 वोल्ट, तो 530 वोल्ट, यानी जो हमारा टॉलरेबल वोल्टेज का रेंज होगा वो 470 से 530 वोल्टेज के बीच होगा। यानी अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या जो बोर्ड है वो 500 वोल्टेज अगर डिक्लेयर कर चुकी है कि सप्लाई इतना वोल्ट का है, तो उसमें मिनिमम 470 वोल्ट से 530 वोल्ट के बीच वो सप्लाई दे सकती है। इसके बीच वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होगा तो वो टॉलरेबल होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसी में फॉर हाई वोल्टेज के लिए, फॉर हाई वोल्टेज के लिए तो हाई वोल्टेज के लिए जो टॉलरेबल वोल्टेज होगा वो होता है हमारा +6% एंड -9%। ठीक है, तो जो हमारा अपर लिमिट है वो +6 में होगा और लोअर जो होगा वो हमारा -9% तक होगा। तो हमारा जो हाई वोल्टेज का रेंज कितना होता है, 650 से हमारा होता है 33 kV। अगर हम इसमें सपोज करके मान लेते हैं कि 1000 वोल्ट हमारा डिक्लेयर कर चुका है, ये हमारा हाई वोल्टेज के रेंज में है 1000 वोल्ट, तो इसमें हमारा जो लोअर रेंज होगा -9%। तो -9% तो 1000 का 9% कितना हो जाएगा, 90। तो 90 माइनस कर देते हैं हम लोग 100 में, 1000 का हमारा 9% कितना हो जा रहा है, 90। तो 90 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 910 वोल्ट। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 910 वोल्ट। तो 910 वोल्ट हमारा से लेकर +6% 60 यानी 10,060 वोल्ट। तो अगर 1000 वोल्टेज सप्लाई डिक्लेयर हो चुका है तो उसमें हमारा जो टॉलरेबल वोल्टेज रेंज होगा वो मिनिमम 910 वोल्ट होगा और मैक्सिमम 1060 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा हाई वोल्टेज के लिए। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 55। तो जो रूल नंबर 55 है वो क्या कहती है, डिक्लेयर ऑफ फ्रीक्वेंसी टू द कंज्यूमर। तो वो फ्रीक्वेंसी को वो डिक्लेयर करती है कि हमारा वो कितना टॉलरेबल फ्रीक्वेंसी होगा। तो हम लोग को जानते हैं कि इंडिया में हमारा कितना डिक्लेयर फ्रीक्वेंसी है जी, डिक्लेयर फ्रीक्वेंसी है हमारा 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज का हमारा एक -3% और फिर +3%। तो -3% हमारा कितना हो जाएगा 48.5 हर्ट्ज। सो +3 हमारा कितना हो जाएगा 51.5 हर्ट्ज। तो इतना फ्रीक्वेंसी हमारा टॉलरेबल होगा, मिनिमम 48.5 हर्ट्ज और मैक्सिमम 51.5 हर्ट्ज के बीच में होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट